साथियों नमस्कार। हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1857 की क्रांति का अध्ययन कर रहे थे। पिछली दो कक्षा में हमने 1857 की क्रांति के जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों को हम देख चुके हैं। अब इन कारणों के बाद क्या क्या घटित हुआ है उन सारी बातों का आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा बेस रहेगा वो एनसीईआरटी की पुस्तक रहेगी। जैसा कि साथियों यहाँ आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि अगर आप बाजार में उपलब्ध कोई भी किताब देखेंगे तो उनका एक निश्चित पैटर्न है 1857 क्रांति के संदर्भ में। जैसे वो पहले आपको इस क्रांति के कारण बताएंगे, कारण के बाद में 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र बताएंगे और यहाँ पर किन लोगों ने किन नेताओं ने नेतृत्व किया वो बताएंगे। अंत में क्रांति के परिणाम बताएंगे आपको, या फिर वो बता सकते हैं कि क्रांति असफल क्यों हुई। इतना बताने के बाद में वो इस चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, विशेष तौर से कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी देखेंगे, तो वहां पर एक पाठ है जिसका नाम है विद्रोही और राज। अगर आपने उस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप समझ पाओगे कि उस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कारणों का उल्लेख नहीं है। कारण के बाद में जब ये क्रांति भारत के विभिन्न भागों में फैलती है, विभिन्न भागों में क्रांति विस्तारित होती है, तो कारणों और विस्तारित होने के बीच में जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं का एनसीईआरटी अच्छी तरीके से उल्लेख करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इस बात को समझेंगे तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी आपको बताएगी कि जो हमने तात्कालिक कारण पढ़े थे कि भाई इस क्रांति का जो तात्कालिक कारण क्या है, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसने लोगों के अंदर उबाल तेज कर दिया। तो हमने पढ़ा था कि कई सारी अफवाहें होती हैं। तो एनसीईआरटी आपसे प्रश्न पूछती है कि आखिरकार लोगों ने इन अफवाहों पर भरोसा क्यों किया। फिर एनसीईआरटी में बताया गया है कि क्रांति कैसे मेरठ से दिल्ली की ओर विस्तृत हुई। फिर आपके दिल्ली में क्रांति का विस्तार। इसके बाद में जब हम देखते हैं कि क्रांति के नेता बहादुर शाह को चुना गया है, तो एनसीईआरटी आपसे यह प्रश्न पूछती है कि 80 वर्षीय व्यक्ति को क्रांतिकारियों ने अपना नेता क्यों चुना, उसके क्या क्या कारण है। बहादुर शाह ने नेता बनने के बाद कौन कौन से कार्य किए हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आजमगढ़ की घोषणा है। खूब सारी किताबों में इस संबंध में कोई बात नहीं बताएगी कि आजमगढ़ की घोषणा क्या है, उसकी मुख्य बातें कौन सी है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है। क्रांतिकारियों ने जब क्रांति की तो अपने पुराने राजाओं की ओर क्यों गए, उन्होंने उनका ही नेतृत्व क्यों स्वीकार किया। और फिर हम देखेंगे क्रांति की कोई निश्चित योजना ही थी, कोई प्लानिंग थी, तो इसके बारे में हम समीक्षा देखेंगे। और सबसे अंत में देखेंगे हम क्रांतिकारियों के उद्देश्य। अब साथियों, अब हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफवाहों पर भरोसा क्यों। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि ये अफवाहें क्या थी। जब हमने 1857 क्रांति के कारण पढ़े थे तो उस समय हमने देखा था कि इस क्रांति के समय 3 अफवाहें फैली थी। पहली अफवाह थी कि जो वो एनफील्ड राइफल है उसका जो आपके कारतूस होता है, उस कारतूस का ऊपर वाला जो नोक मुख से खोलना पड़ता है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। एक अफवाह तो ये फैली। दूसरी अफवाह फैली कि सैनिकों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है उसमें विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिली हुई है। और एक अफवाह ये फैली थी क्योंकि क्रांति का जो कंपनी है उसका स्थायित्व है 1757 के प्लासी युद्ध से शुरू हुआ, तो 1857 तक ये 100 साल हो चुके हैं। तो कुछ लोगों ने यह भी अफवाहें फैला दी कि अब 100 साल हो चुके हैं तो क्रांति का अब अंत सुनिश्चित है। तो हमने ये तो पढ़ दिया कि वो तात्कालिक कारण कौन से हैं या कौन कौन सी अफवाहें हैं। लेकिन जब आप मेंस में या फिर किसी भी सिविल एग्जाम में जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो जितना आप याद करके जाते हैं, कई बार पेपर में उसी को प्रश्न बना लिया जाता है। जैसे आप पढ़ कर गए कि क्रांति के समय कौन कौन सी अफवाहें फैली, अब वहां पर यही प्रश्न बन गया कि क्रांति के समय फैली अफवाहों पर लोगों ने भरोसा क्यों कर लिया। तो इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें एनसीईआरटी की ओर जाना पड़ता है। तो आप देखिए कि लोगों ने अफवाहों पर भरोसा क्यों किया। उसका पहला कारण देखें कि ब्रिटिशों द्वारा किया गया धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप, यानी 1857 से पहले जो ब्रिटिश या कंपनी सरकार है उन्होंने हमारे समाज और हमारे धर्म में खूब हस्तक्षेप किया। जैसे समाज में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया था। कार्य अच्छे हैं, लेकिन हमारे लोगों ने इनको इस तरह से देखा कि ब्रिटिश सरकार, कंपनी सरकार अच्छे कार्यों के नाम पर हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रही है। धर्म के अंदर देखें
तो उन्होंने ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। तो भारतीय लोग, ये जो भारतीय आम नागरिक थे, वो ये सोचते थे कि ब्रिटिश भारतीय समाज और भारतीय धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सामान्य बात है कि उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी मिला दी हो, आटे में हड्डियां मिला दी, ये सामान्य बात है उनके लिए। वो तो इससे बड़े कार्य भी कर सकते हैं। जब कोई संस्था या सरकार गलत कार्य करती है, तब लोगों की एक आम धारणा बन जाती है कि हाँ, ये सरकार तो और भी गलत कर सकती है। क्योंकि ब्रिटिश या कंपनी सरकार ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में इतना हस्तक्षेप किया है कि लोगों ने इन अफवाहों पर भरोसा कर लिया कि हाँ, कंपनी इस प्रकार के कार्य कर सकती है। तो मेरे हिसाब से अफवाहों पर भरोसा क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। आगे अगर हम देखेंगे तो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। बच्चे क्या करते हैं, वो एक रटा रटाई होता है कि क्रांति सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई, 10 मई को शुरू हुई। तो मेरे अनुसार ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्रांति आखिरकार शुरू कैसे हुई है, वो एक आपको कहानी के रूप में याद होना चाहिए। तो अगर आप नजर दौड़ाएंगे कि क्रांति किस प्रकार शुरू हुई है, तो आप इस बात को समझेंगे कि जनवरी 1857 में 1857 में जब ये बात पूरी तरीके से फैल चुकी थी, गाय और सूअर की चर्बी वाली घटना या फिर आटे में हड्डियों वाली घटना, ये पूरे भारत के जितनी भी सैनिक छावनी यह बात फैल चुकी थी। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में एक सैनिक छावनी दमदम, वहां के सैनिकों ने जनवरी 1857 में ही विद्रोह किया था कि हम एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म के विपरीत है, इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, इसलिए हम इस राइफल का विरोध करते हैं। उसके कुछ दिनों के पश्चात ही फरवरी 1857 में बेरामपुर के छावनी के सैनिकों ने भी विरोध किया था कि हम भी इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब ये विरोध थोड़ा सा तेज हुआ, तब 29 मार्च 1857 को आधुनिक पश्चिम बंगाल में एक ब्रिटिश सैनिक छावनी थी, बैरकपुर छावनी, और बैरकपुर छावनी के सैनिक थे मंगल पांडे। ये मूलतः गाजीपुर उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन बैरकपुर छावनी में नियोजित थे, और इन्होंने भी इस एनफील्ड राइफल का विरोध किया। इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कार्रवाई की कि जो जेम्स ह्यूसन है और लेफ्टिनेंट बाग है, उन पर गोलियां चला दी। ये मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। नेटिव का मतलब होता है देसी, और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना की टुकड़ी। तो कई बार वनडे एग्जाम में ये इन्फेंट्री के सवाल ही पूछ लेते हैं, तो यहाँ रखेंगे मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। जब मंगल पांडे ने इन 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई, तब उनको गिरफ्तार किया गया, और जवाहरलाल तिवारी की अध्यक्षता में एक जो अदालत बैठी थी, उसमें मंगल पांडे को दोषी ठहराया गया, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। अब देखिए विद्यार्थियों, छात्र क्या करते हैं, छात्र केवल रटेंगे। सबसे पहले विरोध कहाँ हुआ, मंगल पांडे ने कब ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की, किस छावनी के थे, कौन सी इन्फेंट्री है, किन लोगों पर गोलियां चलाई, कब उनको फांसी दी। तो आप जब केवल आंकड़े पढ़ेंगे, तब तक इस क्रांति से आप जुड़ नहीं पाएंगे। कभी आपने सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि आखिरकार मंगल पांडे शहीद क्यों हुए। देखिए विद्यार्थियों, एक क्रांतिकारी के मन में यह भावना रहती है कि जितना कार्य मैं जीवित रहकर नहीं कर सकता, उससे अधिक कार्य मेरे शहीद होने के बाद हो जाएगा। यानी जितना मैं लोगों को प्रेरित जिंदा रहकर नहीं कर सकता, अगर मेरी शहादत होगी तो मैं उससे अधिक लोगों को अभिप्रेरित कर सकता हूँ। और यही बात है मंगल पांडे के संदर्भ में भी सही हुई। जब उनको फांसी हुई तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, और उस विरोध की जो आगे की लपटें हैं वो मेरठ तक पहुंच गई। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के जो सैनिक छावनी के जो जवान हैं, उन्होंने भी इस एनफील्ड राइफल का विरोध किया। हालांकि कुछ सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई गई, और यहीं से कहानी में बदलाव आया। अब जो बचे हुए जो सैनिक हैं मेरठ छावनी के, उन्होंने विद्रोह का नारा बुलंद कर दिया, और 10 मई 1857 को उन्होंने 1857 क्रांति का शंखनाद किया। ये 20वीं एनआई के जवान थे। उन्होंने सबसे पहले विद्रोहियों को जो बंदी बना लिए गए थे उनको छुड़ाया, शहर में आग लगा दी, और तत्कालीन वहाँ के अंग्रेज जनरल हेविट को घायल कर दिया, और मेरठ से क्रांति की शुरुआत की। तो इस प्रकार साथियों, अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे दमदम, बेरामपुर, फिर बैरकपुर छावनी, और इसी तरह से होते हुए ये कहानी आपके मेरठ तक पहुंची। तो अब आप पढ़ते हो कि क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो मेरठ की छावनी से हुई। कब हुई, तो आपके सामने तारीख आ गई 10 मई 1857 को। किन जवानों ने किया, तो 20वीं एनआई के जवानों ने किया था। अब इस क्रांति का दिल्ली में विस्तार कैसे हुआ। जो मेरठ के
20वीं एनआई के जवान थे जिन्होंने 10 मई को क्रांति की शुरुआत की थी। वही सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद में जो दिल्ली के चीफ कमिश्नर है फ्रेजर, लाल किले के मुखिया हैं डगलस और दिल्ली कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे थे टेलर और रिप्ले, इन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में लाल किले में पहुंचे और वहां पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके सामने उपस्थित हुए और 12 मई को उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। अब विद्यार्थियों, अगली जो बात हमारे सामने आती है कि आखिरकार क्रांतिकारियों ने एक 80 वर्षीय व्यक्ति को अपना नेता क्यों चुना। भाई इनकी उम्र भी हो चुकी है और कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने जबरन बहादुर शाह को अपना नेता बनाया था, वो बनना नहीं चाहते थे, जबरन करके ही बहादुर शाह को अपना नेता बनाया गया है। बात चाहे कोई भी हो, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार एक 80 वर्षीय बुजुर्ग मुगल बादशाह को नेता के रूप में क्यों चुना गया। तो इसके पीछे भी कुछ कारण थे विद्यार्थियों। जैसे अगर हम देखेंगे, पहला देखिए, मुगल शासक राजनीतिक एकता का प्रतीक चिन्ह था। अंग्रेजों के आने से पूर्व कुछ दशकों पहले की हम बात देखें तो जो संपूर्ण जो भारत का क्षेत्र है, उस भारत के क्षेत्र का अधिकांश भाग मुगल शासकों के अधीन रहा है और जो पूरी भारतीय राजनीति है, जो भारतीय क्षेत्र है, जो भारतीय समाज है, वो एकता के सूत्र में पिरोया गया था मुगल शासकों के द्वारा। तो जो मुगल शासक होता था वो एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था, राजनीतिक एकता का प्रतीक था कि अगर मुगल शासक है मतलब उनके साथ पूरा भारत आ गया। दूसरा अगर हम कारण देखेंगे, मुगल शासकों की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी हुई थी। हालांकि हम राजनीतिक दृष्टि से ध्यान देवें तो मुगल शासक केवल लाल किले का ही मालिक था, बाकी सारे के सारे क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुकी थी। 1803 के बाद तो मुगल शासक अंग्रेजों के पेंशनर बन गए थे, लेकिन फिर हम अभी भी देखते हैं कि जो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है अभी भी बनी हुई है, अभी भी समाज में इनको एक उच्च दर्जे का स्थान प्राप्त था। मुगल शासकों के नेता बनने पर क्रांतिकारियों की वैधता मिल जाती। देखिए विद्यार्थियों, जगह जगह पर कई सारे नेताओं ने, कई सारे हम कह सकते क्रांतिकारियों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया है, लेकिन अगर जो मुगल सम्राट है, अगर मुगल सम्राट इस क्रांति से जुड़ जाएगा तो जगह जगह पर जो भी व्यक्ति क्रांति कर रहा है ना, उसको एक प्रकार का कानूनी दर्जा मिल जाएगा कि हम मुगल शासक की ओर से क्रांति कर रहे हैं, हमें मुगल शासक ने अनुमति दी है क्रांति करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध। तो एक प्रकार से जो भी नेता है क्रांतिकारियों के, उनको एक प्रकार से वैधता मिल जाती है, पूरा जन समूह शामिल हो सकता है। भारत में जितने भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, मान लीजिए कोई सेवाओं में संलग्न है, वो सारे के सारे वर्ग शामिल हो सकते हैं केवल एक व्यक्ति की वजह से, वो है मुगल शासक की वजह से। आम जन की सहानुभूति भी मुगल शासकों के साथ थी। अगर आप इतिहास के घटना पर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो कभी भी मुगल शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सीधा युद्ध नहीं हुआ। हालांकि बक्सर के युद्ध में मुगल शासक आए थे, लेकिन कभी भी सीधा युद्ध कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के क्षेत्र को धीरे धीरे करते विजित किया है और अंत में जब सारे क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हो गए हैं तो केवल एक दिल्ली ही बच गया था और उस दिल्ली पर भी बाद में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो कभी सीधा युद्ध नहीं हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच में। तो एक प्रकार से लोगों के मन में ये भावनाएं थी कि ब्रिटिश कंपनी ने कूटनीति से, छल से क्या किया है, मुगल शासकों से उसका साम्राज्य छीन लिया है। तो जो एक आम जन के बीच में जो सहानुभूति होती है, वो सहानुभूति मुगल बादशाह के साथ थी। और अगर मुगल बादशाह इस क्रांति में शामिल हो जाता तो यही सहानुभूति फिर एक क्रांति के रूप में बाहर निकलती, जो अंग्रेजों के लिए सही नहीं थी। तो ये जितने भी कारण हैं, ये कारण हमें एकदम स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं कि इन कारणों की वजह से ही एक 80 वर्षीय बहादुर शाह को क्रांतिक नेता चुना गया है। आगे अगर हम देखेंगे, जब बहादुर शाह को नेता चुन लिया गया है तब बहादुर शाह ने क्या काम किया है। सबसे पहले बहादुर शाह ने जो शहजादा जहीरुद्दीन है उनको मिर्जा मुगल के नाम से अपना प्रधान सेनापति बनाया और अपने पुत्र जवां बख्श को वजीर बनाया। क्रांति किस प्रकार से आगे चलेगी, क्रांतिकारियों को संगठित रखने के लिए 10 लोगों की एक टीम बनाई गई और इस टीम का मुखिया बख्त खां था। ये बरेली में, रुहेलखंड में भी क्रांति कर चुके हैं और ये बख्त खां ही इन 10 जो लोगों का जो समूह है उनका मुखिया थे, जिसे बादशाह ने साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। इन्हें खान बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली में जो क्रांति होती है उसके मुखिया भी एक प्रकार से बख्त खां ही थे। जो अगला कार्य बहादुर शाह ने किया था वो थी आजमगढ़ की घोषणा। एनसीईआरटी में इसके बारे में कक्षा 12 की पुस्तक में इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया गया है। 25 अगस्त
1857 को बहादुर शाह के नाम से एक घोषणा की गई, एक पर्चा जारी किया गया, जिसे ही आजमगढ़ की घोषणा के नाम से जाना जाता है। अब ये आजमगढ़ की घोषणा क्या है, उसको थोड़ा सा अपन देखें। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आजमगढ़ की घोषणा है क्या है, देखो, मुगल शासक बहादुर शाह जफर के नाम से विद्रोहियों द्वारा जारी एक दस्तावेज या घोषणा पत्र है, जो 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य था कि भारत में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समूह हैं, वो सब क्रांति में शामिल हो जाए, या फिर जो क्रांति कर रहे हैं उनका समर्थन करें। इस घोषणा पत्र में था क्या, इनमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई थी? तो देखिए, सबसे पहले इस घोषणा पत्र में ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई थी। ये बताने का प्रयास किया गया कि कैसे छल और कपट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया। इसमें जो आजमगढ़ की घोषणा है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का भी आह्वान किया गया था। इसमें मोहम्मद का भी नाम था, तो इसमें महावीर का भी नाम था। यानी इस घोषणा पत्र से मुगल शासकों ने ये प्रयत्न किया कि जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं वो एक हो जाएं, ताकि जो हम इस क्रांति से जो हम परिणाम चाहते हैं वही परिणाम निकल कर आए। अगली जो इसमें बात थी कि क्रांति उपरांत भारतीय सत्ता की बहाली। इस घोषणा में कहा गया था कि जब क्रांति सफल हो जाएगी तो जो अंग्रेजों से आने की वाली जो पहली स्थिति थी, उसी स्थिति को बहाल कर दिया जाएगा। विभिन्न वर्ग इसमें शामिल हो, इसकी भी अपील की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक घोषणा मुगल शासक के नाम से जारी की गई थी। जैसे ही कोई घोषणा मुगल शासक की ओर से जारी की जाती है तो आम जन पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अब इस घोषणा से लाभ क्या हुआ? देश में उस समय हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। हिंदू सैनिक या फिर मुस्लिम सैनिक या हिंदू आम नागरिक या मुस्लिम आम नागरिक इस क्रांति में शामिल हुए। विभिन्न वर्ग, चाहे वो श्रमिक हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, जितने भी वर्ग हैं उस समय थे, वो सारे के सारे इस क्रांति में शामिल हुए हैं। और आम जन में जो ब्रिटिश नियंत्रण से जो मुक्ति का भाव है कि हमें आज़ाद होना है, इस कंपनी को पराजित करना है, ये जो भावना उठी है, इस भावना को उठाने में भी इस आजमगढ़ की घोषणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर आप 1857 की क्रांति को देखते हैं विद्यार्थियों, तो आपको नजर आएगा, जैसे ये भारतीय मानचित्र है, इसमें देखेंगे कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया। जैसे अगर आप झांसी की ओर जाएंगे तो हमें लक्ष्मीबाई का नाम नजर आएगा। जब आप अवध की ओर जाएंगे तो हमें बेगम हजरत महल का नाम सामने आएगा। इसी प्रकार आप बड़ौद की ओर जाएंगे तो हमें शाहमल का नाम नजर आएगा। अगर आप इन्हीं हम नेतृत्व को तक देखें तो जो कानपुर है तो वहां पर हमें नाना साहिब का नाम सामने आएगा। ग्वालियर की ओर जाएंगे तो हमें तात्या टोपे का नाम नजर आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न जैसा आप हट तो लेते हैं, किन केंद्रों पर किन लोगों ने क्रांति की है, ये तो आप याद कर लेते हो। लेकिन एनसीईआरटी में जो एक बात बताई गई विद्यार्थियों, उसको देखिए कि एनसीईआरटी कहती है कि ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो शाहमल हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे नाना साहिब हो, ये सारे के सारे एक प्रकार से पुराने राजवंशों के ही लोग हैं। तो जो आम सैनिक जो क्रांति कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने क्रांति का नेतृत्व क्यों नहीं किया? इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए ये झांसी का क्षेत्र है, अब झांसी में सैनिकों ने क्रांति कर दी है, तो ये जो क्रांति करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपने में से किसी एक को अपना नेता क्यों नहीं बनाया? वो अपने नेता की या अपना नेतृत्व करने के लिए वो लक्ष्मीबाई की ओर क्यों देख रहे हैं? इसी प्रकार अगर हम अवध की बात करें, जहां पर जमींदारों और तालुकदारों ने बड़े व्यापक स्तर पर विद्रोह किया है, तो एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि जो जमींदार है, तालुकदार है, उन्होंने ही यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व क्यों नहीं किया? बेगम हजरत महल के ओर जाने के लिए क्या कारण थे? बेगम हजरत महल जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, तो वहां के क्रांतिकारियों ने बेगम हजरत महल को अपना नेता क्यों बनाया? अर्थात जो क्रांतिकारी हैं, वे क्रांतिकारी पुराने शासकों की ओर क्यों देख रहे हैं? आम जन ने इन पुराने शासकों का नेतृत्व ही क्यों स्वीकार किया है? तो इसका पहला कारण है कि जो पुराने वंश से जुड़े हुए जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो जनता में बड़े लोकप्रिय थे। जैसे अगर आप बात करेंगे, कानपुर में नाना साहिब लोकप्रिय थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लोकप्रिय थी, अवध के अंदर बेगम हजरत महल बड़ी लोकप्रिय थी। तो क्रांतिकारियों का मानना था कि अगर कोई लोकप्रिय व्यक्तित्व है, अगर अपना नेता बनेगा, इसका फायदा क्या होगा कि समाज के हर तबके के लोग हमसे जुड़ जाएंगे। और लोकप्रिय जब नेता को क्रांति करता है तो उसकी सफलता के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। शासकों का आमजन से जुड़ाव भी था। जैसे आप अवध की इस घटना को याद कीजिए जो एनसीईआरटी में बताई गई है। जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में हटा दिया गया था और अवध का ब्रिटिश कंपनी में विलय कर लिया गया था, तब वहां की आम जनता ने एक
कविता का गायन किया था और जिसका शीर्षक था कि देह से जान जा चुकी है। देह से जान जा चुकी, यानी जो अवध है अगर वो देह है तो वाजिद अली शाह उसकी जान है। अगर वाजिद अली शाह ही चले गए हैं तो फिर अवध का क्या मतलब। तो इसका हम अर्थ समझ पा रहे हैं कि वहां के लोग शासकों से बिल्कुल जुड़े हुए थे, वहां के लोग शासकों के प्रति सहानुभूति रखते थे। तो वहां के जो पुराने वंश से जुड़े शासक हैं वो लोकप्रिय थे और इन्हीं कारणों की वजह से जो क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों ने पुराने राजा महाराजाओं से जुड़े व्यक्तित्व या फिर लोकप्रिय व्यक्तित्व को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए चुना। आगे हम देखें इस क्रांति की योजना और समय। इतिहासकारों में एक विवाद इस बात को लेकर भी रहता है कि क्रांति करने से पहले क्या क्रांति की कोई योजना बनाई या फिर क्रांति अचानक हो गई। कई बार परीक्षा में इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्रांति करने से पहले क्या हमें कुछ योजनाएं नजर आ रही हैं, क्या कुछ प्लानिंग नजर आ रही है, या फिर अचानक ही सैनिकों ने देख लिया कि हमें ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रांति करनी है और सबसे पहले सैनिकों ने क्रांति कर दी, फिर आम लोग उसे जुड़ गए। अब इसमें सही क्या है। तो अधिकांश विद्वान और इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि इस क्रांति को करने से पहले कई सारी योजनाएं बनाई गई है। अब हमने ये तो कह दिया कि योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन इसके पीछे के स्रोत क्या है, सबूत क्या है, वे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ क्रांति करने से पहले क्रांतिकारियों ने योजनाएं तो बनाई है क्रांति के लिए। तो हम एक एक करके वो योजना के जो पीछे के जो कारण है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, चपाती और कमल के फूल को प्रतीक चिन्ह के रूप में गमाना। एक मोइनुद्दीन हसन एक पुस्तक लिखी थी खदंगे गगर। इसी प्रकार ब्रिटिश जो आपके अधिकारी थे मेलिसन, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और इस खदंगे गदर में ये बात लिखी गई है कि जहां जहां क्रांति हुई है क्रांति से पूर्व उन जगहों पर रोटी और कमल के फूल को प्रतीक चिन्ह के रूप में घुमाया है। जहां जहां ये प्रतीक चिन्ह गए हैं वहां वहां पर क्रांतिकारियों ने क्रांति की है। तो एक प्रतीक चिन्ह बनाना और इस प्रतीक चिन्ह को क्रांति के रूप में तैयार करना, जहां जहां ये प्रतीक चिन्ह जाएंगे वहां पर क्रांति होगी, ये बात इस ओर संकेत कर रही है कि इस क्रांति को करने से पहले योजनाएं तो बनाई गई है। अगर हम दूसरा देखेंगे तो हमें सारे जितने भी जैसे अवध है, झांसी है, लखनऊ है, मेरठ है, दिल्ली है, सब जगह आप देखेंगे तो एक समान व्यूह रचना नजर आती है। कैसे कि पहले सैनिक विद्रोह करेंगे सैनिक छावनी में, फिर छावनी को लूटेंगे, फिर ब्रिटिशों को हत्याएं करेंगे और अंत में सैनिक कहाँ जाएंगे, आपके दिल्ली की ओर। तो सब जगहों पर एक समान बातें कैसे हो सकती है? ये तभी हो सकती है जब क्रांति से पूर्व कोई योजना बनाई गई हो। तीसरा अगर हम देखें तो जो आपके बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहिब, जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, इन्होंने अपने भाई बालाराव और मंत्री अजीमुल्ला को इनके साथ तीर्थ यात्राएं की, जैसे दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, कालपी। और कहते हैं कि जहां जहां इन्होंने तीर्थ यात्राएं की हैं उन स्थानों पर इनकी यात्राओं के बाद क्रांति हुई है। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये तीर्थ यात्राएं नहीं कर रहे थे बल्कि लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसी प्रकार जो नाना साहिब हैं, उन नाना साहिब के मंत्री अजीमुल्ला और सतारा के शासक प्रताप सिंह, जिनको अंग्रेज हटा चुके थे, उनके प्रधानमंत्री आप मान लीजिए रंगाजी बापू, ये दोनों लंदन गए हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अजीमुल्ला लंदन इसलिए गए हैं ताकि नाना साहब की पेंशन शुरू हो जाए और रंगोजी बापू इसलिए लंदन गए हैं ताकि प्रताप सिंह को फिर से अपना क्षेत्र मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक इतिहासकारों को तबका यह भी कहता है कि जब अजीमुल्ला लंदन गए थे तो वापस लौटते समय कुस्तुनतुनिया में उमर पाशा से उनकी मुलाकात हुई। और लंदन टाइम्स के जो संवाददाता रसेल, वो तो ये भी कहते हैं कि रूस भी गए, तो कुस्तुनतुनिया और रूस के क्षेत्रों में जाकर उन्होंने क्रांति की प्लानिंग की है और वहां से क्रांतिकारियों की मदद के लिए आश्वासन भी मांगा है। इसी प्रकार देखो, जो नाना साहिब थे, नाना साहिब ने तत्कालीन चंद्रनगर की जो आपके फ्रांसीसी कोठी थी, उसके जो गवर्नर हैं, उस गवर्नर के माध्यम से फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि अंग्रेजी सरकार की जो अन्याय की नीति है वो चारों तरफ ऐसे ही फैल रही जैसे सूर्य की किरणें हैं। और इस पत्र के माध्यम से नाना साहिब ने नेपोलियन तृतीय से भी क्रांति के समय मदद की मांग की है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स भी लिखते हैं कि जो नाना साहिब रूस, फारस और दिल्ली के शहजादे, अवध के भूतपूर्व नवाब, इनके साथ मिलकर एक क्रांति की योजना बना रहे थे। इतिहासकार सुंदर लाल ने भी लिखा है कि जो वाजिद अली शाह के मंत्री है अली नकी,
इन्होंने कलकत्ता के जो हिंदू संत हैं, मुस्लिम फकीर हैं, उनके माध्यम से सेना से पत्रव्यवहार किया और इस योजना में सेना को शामिल किया कि हम सब संगठित होकर क्रांति करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है क्रांति का निश्चित तिथि। रविवार का दिन और 31 मई 1857 को क्रांति करने का दिन नियत किया गया था। कोई भी तारीख तब नियत की जाती है जब उसकी पहले से क्या हो, प्लानिंग हो। हालांकि क्रांति 10 मई को शुरू हो गई है, लेकिन जो निश्चित तिथि थी वो 31 मई को रखी गई थी। तो विद्यार्थियों, जब आप इन सारे कारणों को देखते हैं, वो चपाती कमल के फूल वाली घटना, एक समान व्यू रचना, नाना साहिब के मंत्री अजीमुल्ला, प्रताप सिंह के मंत्री रंगोजी बापू, उमर पाशा से मिलना, रूस जाना, इसके अलावा नेपोलियन तृतीय को पत्र लिखना, कार्ल मार्क्स के द्वारा विवरण देना, इतिहासकार सुंदरलाल के द्वारा कुछ बातें बताना और क्रांति का एक दिन निश्चित करना, ये सारी की सारी बातें इस ओर संकेत करती है कि क्रांति करने से पहले क्रांति की निश्चित क्या बनाई गई थी, आपके योजनाएं बनाई गई थी। इससे हमें एक बात और पता चल रही है कि ये क्रांति अचानक नहीं हुई थी। अचानक इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि इसकी प्लानिंग तो पहले से ही चल रही थी, इसलिए इसको हम एक योजनाबद्ध क्रांति का नाम दे सकते हैं। हालांकि सुरेंद्रनाथ सेन, आर.सी. मजूमदार और रणजीत गुहा जैसे इतिहासकार ये इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि क्रांति योजनाबद्ध थी। इनका मानना कि क्रांति अचानक हुई है, लेकिन फिर भी आपको इन सारी घटनाओं का ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें क्रांतिकारियों के उद्देश्य, देखो इस क्रांतिकारी में सैनिक भी शामिल हुए हैं, जमींदार और तालुकदार भी शामिल हुए हैं, व्यापारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग भी हैं, किसान भी है, श्रमिक भी है। कक्षा 12वीं की पुस्तक में ये पॉइंट अच्छी तरीके से बताया गया है कि आखिरकार इनके उद्देश्य क्या थे। अगर हम देखेंगे सैनिकों का उद्देश्य ये है कि वो सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना चाहते हैं। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ब्रिटिशों को अधिक वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, हमें कम दिए जा रहे हैं। जमींदार और तालुकदार इस उद्देश्य से क्रांति में शामिल हुए हैं क्योंकि उनकी जमीनें नीलाम हो रही है, उनसे उनकी जागीरें छीनी जा रही है। व्यापारी इसलिए शामिल हो रहे हैं इस क्रांति में, उनका ही उद्देश्य रहा है कि जो हम पर टैक्स लगाया जा रहा है या जो भारतीय व्यापार गर्त की ओर जा रहा है उससे व्यापारी को नुकसान हो रहा है, तो वो इस घटना को रोकना चाह रहे हैं। कर्मचारी इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय कर्मचारी थे उनके साथ ही भेदभाव हो रहा है। धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग ये सोचते हैं कि हमारे समाज और हमारे धर्म में निरंतर कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ गया है। किसानों का मानना है कि अंग्रेज हमसे अधिक टैक्स ले रहे हैं और श्रमिक ये मानता है कि हमें पारिश्रमिक सही नहीं दिया जा रहा है। तो सबके उद्देश्य अलग अलग हैं और सभी ये लोग मानते हैं कि हमारा ये उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब हम कंपनी सरकार को समाप्त कर दें। अगर कंपनी सरकार समाप्त हो जाएगी तो अंग्रेजों से आने की पहले की स्थिति लागू हो जाएगी। तब है सैनिक, जमींदार, व्यापारी, कर्मचारी, धार्मिक सामाजिक संगठन, किसान और श्रमिक, इनकी सभी की समस्याओं की क्या हो सकता है, आपके समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार से साथियों आज की इस कक्षा में हमने सबसे पहले अफवाहों पर क्यों भरोसा कर रहे हैं ये बात पढ़ी, क्रांति किस प्रकार मेरठ और दिल्ली में फैली ये बात पढ़ी, 80 वर्षीय बहादुर शाह को नेता क्यों चुना ये बात हमने पढ़ ली है, बहादुर शाह ने कौन से कार्य किए हैं, आजमगढ़ की घोषणा क्या है, लोगों ने पुराने शासकों को नेतृत्व करने के लिए क्यों कहा, क्रांति की योजना बनाई गई थी तो हाँ या ना में हमने जवाब देखा है, समय कौन सा नियत किया गया है और क्रांति में शामिल विभिन्न प्रकार के वर्गों के उद्देश्य क्या थे। जब आप उद्देश्यों को देखते हैं, इन वर्गों को देखते हैं, तो वो एक प्रश्न में हमारा समाधान हो सकता है उस प्रश्न का भी कि 1857 को जन क्रांति क्यों कहा जाता है। इसको इसीलिए जन क्रांति कहते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों ने सामूहिक रूप से पहली बार ये प्रयास किया कि हम कंपनी सरकार को समाप्त करेंगे, इसलिए इस क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा देते हैं। अब अगली कक्षा में हम इस क्रांति के आगे आने वाले बिंदु की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।